चलिए, आज मैं बीपीएससी 69 प्रीलिम्स का कुछ पेपर बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर, ठीक है, 69 का, और टॉपिक वाइज एकदम बताने वाला हूँ। आप लोग के पास बुक नहीं है, कहीं से कंसेप्ट नहीं मिल रहा है टॉपिक वाइज, तो मैं बताऊँगा। बस चलते हैं, आप लोग शेयर करके रखिए, लाइक कीजिए तो, ठीक है। देखिए, जैसे इतिहास से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन होती है, ठीक है। जैसे हो गया कि प्राचीन से स्टार्ट करने वाला हूँ। प्राचीन इतिहास से कितने क्वेश्चन 69 में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे में हो गया कि पहला क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, ठीक है। ते हो गया, बैल हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, इनमें से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शन उसमें पूछे गए थे, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये घोड़ा जो है, ठीक है, घोड़ा उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। बाकी बैल, हाथी और ये सब चीज़ें पता था उनको। तो जब घोड़ा था नहीं, तो परिवहन और युद्ध के लिए क्या उपयोग करते थे वो लोग, ठीक है। प्रश्न ये आ जाती है, ठीक है। तो उस समय परिवहन और युद्ध के लिए वो गधा, बैल और सांड का उपयोग करते थे लोग। ये तीन चीज़ों का, और सब चीज़ें थी, ठीक है, जिसका उपयोग करते थे लोग। हम इतने ही तक रहने देते हैं, ठीक है। आगे, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करना है, इसलिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गए आजीविक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या शैव धर्म, ठीक है। तो इसमें जो बौद्ध धर्म है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है ना। ये स्तूप, चैत्य और विहार किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए एक बार इन तीनों को मैं समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है, इन तीनों को कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी स्तूप क्या है? अवशेषों को जहाँ पे रखा जाता है ना, उसको स्तूप बोला जाता है। जैसे ये देखिए, ये स्तूप है एक, ठीक है, एक ये हो गया। और एक और आपको बताने के लिए, जिससे अच्छे से आपको समझ में आए, तो एक और यहाँ पे लेके आ गया हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, ये स्तूप हो गया, ठीक है, जहाँ पे अवशेष रखे जाते हैं। और अवशेष क्या होता है? अवशेष में हो गया कि नाखून हो गया, या बाल हो गया, या राख हो गया, ठीक है, उन चीज़ों को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए, चैत्य किसे बोला जाता है? तो चैत्य वो है ना, जो उनके प्रार्थना गृह को, जहाँ पे प्रार्थना की जाती है, उसको चैत्य बोला जाता है। जैसे ये देखिए, ये प्रार्थना गृह है इन लोगों का, ठीक है। अब आ जाती है, चैत्य हो गया, स्तूप हो गया। अब विहार वो है, विहार के मतलब होता है कि जैसे इन लोगों का तो ये हो गया। अब निश्चित है कि भाई एक मंदिर या किसी चीज़ का ये होता है, तो सुन करके लोग नहीं आते हैं लोग, तो बाहर से जो लोग आएंगे लोग, तो उनके रहने के लिए हम लोग को व्यवस्था करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, ठीक है ना, विहार का निर्माण कराया गया, ठीक है। तो वो विहार का उस समय निर्माण कराया गया था, तो उसको बोला जाता है विहार, ठीक है ना, ये शब्द है। देखिए, तीसरा में है बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये पेंटिंग जो है पद्मपानी, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये जो स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। ये कहाँ पे स्थित है? ये आपको अजंता में स्थित है। कहाँ पे? अजंता में स्थित है। देखिए, एलोरा की जो गुफा है वो ऐसी दिखती है, एलोरा की गुफा ऐसी दिखती है। और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अजंता की जो गुफा है, ये देख लीजिए, अजंता की ये गुफा है, ठीक है। ये चट्टानों को काट करके बनाया गया है। देख रहे हैं कितना, मतलब उस समय भी कितना अच्छा ये सब चीज़ें थी। तो ये अजंता की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ये देखिए, ये पेंटिंग हो गया, पद्मपानी की पेंटिंग है ये, ठीक है। इसको अच्छे से देख रहे, बहुत पुराना पेंटिंग है, ठीक है। देखिए, ये हो गया अजंता के गुफा में। ये सब चित्र और वास्तुकला के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद, जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, वो किसकी थी?
किसकी थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद वो गुप्त प्रशासन में था, एक चोल प्रशासन में, कि मराठा में या कि विजयनगर में। तो वो था कहाँ, किसमें? विजयनगर में। नहीं नहीं नहीं, विजय नहीं, सॉरी, मराठा प्रशासन में, ठीक है। मराठा प्रशासन में था, ठीक है। आइए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद कौन कौन थे ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, ये अष्ट प्रधान के अंतर्गत ये सब आते थे: पेशवा, आमात्य, वाक्या, नवीस, सुमंत, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये जो है 8, ये आते थे लोग, ठीक है। पंडित राव एवं अन्य न्यायाधीश, 8 पद शामिल थे। ये पद का नाम है, ठीक है। ये सब पद के नाम है। आगे चलते हैं लोग। देखिए, ये हो गया। चित्र से देखना चाहते हैं लोग तो ऐसे थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये कथन हो गया, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए, पहला में दे रहा है, फहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था, ठीक है। और दूसरा में दिया है, हेंत्सांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ठीक है। दौरा किया था। 3 में से देख लिया जाए कौन सा। केवल एक, ये बिल्कुल गलत है। केवल एक भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। केवल 2, ये भी गलत है, ठीक है। 1 और 2, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? कोई नहीं। ऑप्शन पे कोई और, ये डी होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, इसके बारे में, फहियान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फहियान जो था वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और फहियान ने 399 से लेकर के 414 ईस्वी के बीच भारत का दौरा किया था, ठीक है। नेक्स्ट, फहियान एक बौद्ध भिक्षु थे। उनका मकसद बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा करके कहाँ, चीन लेके जाना था इनको। बताइए, ये जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म की, इसको यहाँ से वहाँ लेके जाना था। समझिए, उस मेरी जो हम लोग के पुराने ग्रंथे थे उनमें कितना ताकत था, मतलब बहुत सी बातें, ठीक है ना। समझिए इस सब चीज़ों को। देखिए, नेक्स्ट, फहियान ने भारत के कई बौद्ध स्थलों का दौरा किया, जिसमें पाटलिपुत्र है, गया है, मथुरा है, उज्जैन है, तक्षशिला है, फिर पेशावर है, कन्नौज है, श्रावस्ती है, कपिला वस्तु है और सारनाथ भी है। ये सब शामिल है उसमें, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग हेनसांग के बारे में। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग जो था वो भी तो चीनी यात्री ही था, लेकिन ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। देखिए, हेनसांग के बारे में कुछ जानते हैं। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, हाँ, और विद्वान भी था, ये तो है। वे 630 ईस्वी में भारत आए थे और 15 साल तक, ये हेनसांग जो है वो 630 ईस्वी में भारत आया और 15 सालों तक यहाँ पे रहा। हम लोग के यहाँ 15 सालों तक रहा। और उन्होंने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज और नालंदा जैसे मठों में अध्ययन किया। बताइए, यहाँ पे आकर के अध्ययन किया, जाना उन सब चीज़ों को। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया और बाद में वहाँ के उपकुलपति भी बने, ठीक है। उन्होंने बौद्ध साहित्य के कई ग्रंथों का संस्कृत से वो चीनी में अनुवाद किए, ये सब किए थे। उसके बाद हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और सीयूकी का लेखक भी कहा जाता है, ठीक है। हेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। देखिए, सूची 1 हो गया, एक सूची 2 हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं। ये सूची 1 और सूची 2 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। ए और 2 को सम्मिलित कर दीजिए, ए और 2 को मिला दीजिए यहाँ पे, फिर बी और 1 को मिला दीजिए, बी और 1 को मिला दीजिए, और सी और 4 को मिला दीजिए, सी और 4 को मिलाइए यहाँ पे,
सी और 4 को और डी और 3 को मिलाइए, डी और 3 को मिलाइए, ये आपकी हो गए, ठीक है, आपके ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। विशाखा दत्त जो है नाटकार, ये इसे चरक जो है चिकित्सा, ठीक है। इसको अच्छे से डिफिनेट करके मैं बता दे रहा हूँ आगे। देखिए ये जो है चरक कुषाण शासक कनिष्क के प्रसिद्ध राज चिकित्सक से, किसके राज चिकित्सक थे, ये कुषाण के थे। चरक जो थे कुषाण शासक कनिष्क के, कुषाण जो शासक थे कनिष्क, उसके प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, ये ब्रह्मगुप्त है, ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। और इसको देख लीजिएगा लोग, आप लोग अच्छे से, ठीक है। आगे चलते लोग, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, नोट करना होगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए, अब विशाखा दत्त प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार थे और उन्होंने मुद्र राक्षस देवी, चंद्रगुप्त और राघवानंद नाटकम जैसी रचनाएं की थी, ठीक है। ये सब रचनाएं किए थे ये विशाखा दत्त, ठीक है। आप लोग नोट करना होगा, कर लीजिएगा लोग, ठीक है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, जिनके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा नीतिसार लिखा गया था? तो नीतिसार आपको कमंदक द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कमंदक द्वारा लिखा गया था नीतिसार, ठीक है। इसके बाद आइए कमंदक के बारे में कुछ जानते हैं, ये क्या है। राजनीति पर लिखी गई प्रारंभिक पुस्तकों में से एक नीतिसार को कमंदक ने लिखा था। इसको क्या कमंदक ने लिखा था। और इसमें जो इसको ये संस्कृत एक ग्रंथ है, ठीक है। इसमें 1192 श्लोक हैं और 20 अध्याय हैं, 20 अध्यायों में बांटा गया है। और इसमें 34 खंड के प्रकार हैं, ठीक है, प्रकरण है, ठीक है। कैटिलय के बारे में देखते हैं। कैटिलय की रचना अर्थशास्त्र मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित है। कैटिलय की रचना जो है अर्थशास्त्र कैटिलय जो है ये अर्थशास्त्र का रचना किया था। और ये मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्र बताता है, ठीक है। कैटिलय ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को समझने के लिए अर्थशास्त्र का रचना किया था, ठीक है। इस ग्रंथ में राज व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति और नगर प्रशासन जैसी विषयों पर चर्चा की गई है, ठीक है। चरक, अब चरक के बारे में देखते हैं लोग। चरक कुषाण राज के राजवैद्य थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता थी। मतलब एक चरक संहिता में रोग से बचने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए हर एक चीज़ें इसमें बात लिखी गई है जिसे आप बच सकते हैं लोग, ठीक है। इसके बारे में शिक्षा दी गई है इसमें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? मतलब श्रीलंका का मतलब चीनी स्रोत जो थे उसके अनुसार से श्रीलंका का एक शासक था जो मेघवर्मन, ठीक है। मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए की अनुमति मांगा था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये समुद्रगुप्त के पास, ठीक है, मिशनरी भेजा था। किसके पास भेजा था? मिशनरी समुद्रगुप्त के पास भेजा था, ठीक है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, जो ये श्रीलंका के शासक कौन था? मेघवर्मन था। वो गाया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति किससे मांगा था? तो इसको समुद्रगुप्त से ये अनुमति के लिए मिशनरी भेजा था, ठीक है। मेघवर्मन ने, श्रीलंका का शासक था ये, ठीक है। देखिए उसके बारे में कुछ बातें जान ली जाए। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक धर्म प्रचारक भेजा था कि वहाँ पे मंदिर वगैरह का निर्माण हम लोग करें, ठीक है। तो इसने क्या बोला
इन्होंने बोला कि समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। तो समुद्रगुप्त ने अनुमति भी दे दिया इनको, कहाँ पे, सिलोन में। सिलोन में बनाने की अनुमति दी, ठीक है, कि वहाँ पे बनाने के लिए अनुमति दिया। बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। यह मठ बाद में एक विशाल बौद्ध विहार में बदल गया। ये जो मठ है बाद में बौद्ध विहार में बदल गया, ठीक है। आगे देखते हैं। गया के महाबोधि मंदिर के निकट महाविहार का निर्माण बौद्ध वर्मन ने करवाया था। देखिए ये है, ठीक है, महाविहार, विहार जो है महाविहार ये है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, बाकी सब डिटेल है, चलिए ठीक है, ये है। बाकी और सब चीज़ें डिटेल में नहीं बताई जा सकती, आगे आप लोग इसको शेयर कीजिएगा तो उसको देखने के बाद मैं और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और सब जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे मैं आपको हो गया अर्थशास्त्र हो गया, फिर जीव विज्ञान हो गया, ये सब चीज़ों पे बनाऊंगा मैं, आगे आप लोग शेयर कीजिएगा लोग तो, ठीक है। बाय।